Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 54, Intermediate Mathematics, chapter number 2, Differentiation. And today's topic is derivative of function. This is basically a continuation of the previous lecture in which we start the first topic, derivative of function. And today's learning outcomes are the students will be able to explain the concept of rate of change. They will also be able to define derivative of function as an instantaneous rate of change of a variable with respect to another variable. And also they will be able to define derivative or differential coefficient of a function. So these are the learning outcomes. And today's question is what is meant by the increment in independent and dependent variable. So in last lecture we discussed this thing, that what is the increment or delta x. So the answer of this question is the change in the value of x is basically independent variable, positive or negative. The change may be positive or negative is called your increment of x, and it is noted as delta of x. So change in x will be called increment, or it is represented by delta x, and the corresponding change, when we change the value of when the value of x is changed by delta x, then corresponding value of y will also be changed, and it is noted by delta y or delta of f. So we can use this formula to predict the effect of y, that is delta y of a small change in x is delta x. When you change delta x in the value of x, then the change in y will be delta y. So this is about increment or very small change in the value of x, corresponding the change in the y will be delta y. एंड प्रीवियसली जैसा कि लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट रेट्स क्या होते हैं, हमने टाइम इंटरवल बेसिकली देखा था कि अगर आपके पास टाइम 3 है और टाइम 5 है, आप इन दोनों इस इंटरवल के दरमियान आप देखना चाह रहे हैं कि उसका रेट ऑफ चेंज क्या है। हमने देखा तो उसका रेट ऑफ चेंज 9 है। जब हमने इंटरवल थोड़ा सा और उसका छोटा किया, स्मॉल इंटरवल किया, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज आपने 8 फाइंड किया, और जब आपने 3 से 3.5 का इंटरवल लिया तो आपके पास 7.5, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज आपके पास आया। तो यहाँ से बेसिकली तीनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। तो नन ऑफ दिस एवरेज रेट्स अप्रॉक्सीमेट टू द एक्चुअल स्पीड, कोई भी एक्चुअल स्पीड के बराबर आपने आंसर नहीं आ रहा फॉर डिफरेंट इंटरवल्स। जब आपका इंटरवल ज्यादा है तो आपके पास जो एवरेज रेट है उसकी वैल्यूज भी आपके पास चेंज आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नाउ फिर हमने क्या किया था, हमने इंटरवल्स को जो है क्लोज करके देखा कि हमने जो गैप है बिटवीन जिसमें हम देखना चाह रहे हैं कोई भी चेंज, तो हमने उस इंटरवल को चेंज किया। नाउ वी विल इन दिस फर्स्ट जो आपके पास ये टेबल का पहला जो आपके पास रो है उसमें हम देख रहे हैं कि 3 और 3.1, बल्कि इसके दौरान आप देखने के एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, आपने वो कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द सेम मेथड और सेम फार्मूला। फिर 7.1 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली आपने इंटरवल और जो है उसको रिड्यूस किया, उनका गैप को रिड्यूस करके आपने 3.01 जब आप आफ्टर दिस सेकंड, तो आप देख रहे हैं 7.01 आपके पास आ रही है स्पीड। और अगेन जब आपने और उसके इंटरवल को और मिनिमाइज किया, इस गैप को और कम किया, या आप कह सकते हैं इंटरवल्स को और छोटा किया, तो आपके पास 7.001 आ रहा है। तो यहाँ से आप देखें जब आपने इंटरवल स्मॉल किए हैं और आपके पास ये वैल्यूज आई हैं, तो ये वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे करीब है, मतलब अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो आपका सारों का आंसर 7 आता है। सो फ्रॉम दिस ये हमारे पास क्या आया था कि हमने जो फाइंड की थी अप्रॉक्सीमेट आफ्टर 3 सेकंड में भी 7 मीटर पर सेकंड यहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है। सो ये चेंज आपके पास कब आई है, तो एवरेज रेट जब आपने फाइंड किया है इंटरवल को क्लोज करके या उसको स्मॉल इंटरवल्स में कन्वर्ट करके, देन आपके पास वो रिजल्ट जो है वो आपके एक जैसे आना शुरू हो गए, इसको आप एवरेज रेट कहते हैं। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स कि आपने फर्स्ट कंसीडर की थी कि आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे t1 पे, फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे डिस्टेंस एज टाइम t, और फिर आपने जो इंटरवल लिया हुआ था t1 माइनस t, ये आप इसके अकॉर्डिंगली आप उसको फाइंड कर रहे थे। अब हमने क्या किया, यहाँ देखा कि जो बेसिकली जो t1 है आपके पास, जो हमने सेकंड जो आपके पास पॉइंट है टाइम का, जिसको आप एक इनिशियल होता है एक फाइनल होता है, ये बेसिकली क्या है, जो इनिशियल आपके पास टाइम था उसमें एक स्मॉल चेंज का इजाफा हुआ है, तो ये t1 बना, उसको आपने डेल्टा t का नाम दे दिया। बेसिकली यहाँ पे जो t है वो आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे आप उसको ले रहे हैं, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है और स्पीड जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। सॉरी, जो डिस्टेंस है वो आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कि जैसे टाइम चेंज होगा आपके पास वो डिस्टेंस उसके ऊपर चेंज हो जाएगा। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर बिकम्स, ये इसमें अगर t1 की जगह आप ये पुट कर दें, t1 इज बेसिकली t प्लस डेल्टा t, और दिस वन आपके पास s ऑफ t वैसे ही आ गया, और ये t1 और t1 माइनस t1 ये बेसिकली डिफरेंस है, ये जो आपके पास है कि t और t1 में से अगर 3.1 में से अगर आप माइनस करें 3,
तो ये आपके पास नीचे 0.1 जो आ रहा है, ये बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है। तो ये बेसिकली क्या चीज है, ये वो स्मॉल चेंज है डेल्टा टी, जिसे आप कह रहे हैं कि वो स्मॉल चेंज है जिसको आपने क्लोज किया है दोनों पॉइंट्स को। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अगर t1 माइनस टी में फाइंड करो तो वो किसके इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये बेसिकली वो स्मॉल चेंज है डेल्टा टी। तो मैंने क्या किया है, नीचे जो आपके पास जो क्वेश्चन था आपने उसको डेल्टा टी से रिप्लेस कर दिया, t1 माइनस टी की जगह आपने डेल्टा टी लिख दिया। अब हमने क्या कहा है कि जब हम इस डेल्टा टी को बहुत स्मॉल कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट एक्यूरेट आ रहा है। तो इसको स्मॉल करने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है 0 पे। तो बेसिकली जब हम ये 10 टू या अप्रोचिंग वाला यूज करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, लिमिट का कंसेप्ट यूज करते हैं कि हम कहते हैं कि लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर कि डेल्टा टी जो है बेसिकली जो चेंज है आपके पास वो अगर 0 के अप्रोच कर रही मीन्स कि बहुत छोटी वैल्यू है, देन जो आपके पास एवरेज रेट आते हैं वो आपके पास एक्यूरेट आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, आपको जो है वैल्यूज एक्यूरेट मिलना शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ये जब इस चीज के ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि ये आपके पास डेल्टा टी अपोज कर रहा है 0 को, तो ये चीज आपके पास मिलती है, दिस बिकम्स इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट। एवरेज जो आपके पास इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट आता है वो ये आपके पास यहाँ से आ जाता है। तो ये चीज बेसिकली जो इंस्टेंटेनियस आपने रेट ऑफ चेंज फाइंड किया है किसी भी पॉइंट के ऊपर आप फाइंड कर रहे हैं, तो ये आपको शो करता है कि ये डिफरेंशिएशन है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मींस आपने क्या किया है, एवरेज रेट ऑफ चेंज को कन्वर्ट कर दिया है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में, कि आपने ये डेल्टा टी है जो आप देख रहे हैं, जो पॉइंट्स का डिफरेंस है वो आपने बहुत जो है स्मॉल कर दिया है। उस स्मॉल को करने के लिए आपने लिमिट यूज की है, तो नाउ दिस बिकम्स इंस्टेंटेनियस रेट, और ये जो इंस्टेंटेनियस रेट है ये बेसिकली आपकी डिफरेंशिएशन है। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या आपके पास, दिस इज बेसिकली your average rate of change is calculated over the interval। मतलब आपके पास कंप्लीट इंटरवल पे जो आपके पास चीज होती है वो आपके पास क्या होती है, वो इंस्टेंटेनियस रेट होती है। और इसी तरह जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं किसी भी लम्हे पे, तो पॉइंट के ऊपर जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है वो आपके पास उस पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू दे रहा होता है। और यही जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है यही बेसिकली आपकी मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन कहलाती है, कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसकी जो है इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो फाइंड कर रहे हैं। सो यही चीज आपकी डिफरेंशिएशन है। और यहाँ से हम डेरिवेटिव का डेफिनेशन देख रहे हैं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यहाँ उसकी डेफिनेशन है कि अब हमने लास्ट में कंसीडर किया था कि s ऑफ t1 मतलब कि हमने पर्टिकुलर एग्जांपल ली थी डिस्टेंस की जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा था, कि जो s ऑफ t1 मींस डिस्टेंस एट दिस टाइम एंड डिस्टेंस एट दिस टाइम, इन दोनों का डिफरेंस लेकर तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड आता है और नीचे आपके पास टाइम इंटरवल t1 माइनस t। लेकिन जब इसको जनरलाइज कहते हैं, या तो हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल ली डिस्टेंस और टाइम की, जब जनरलाइज फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 मींस फंक्शन की वैल्यू एट सेकंड पॉइंट माइनस फंक्शन की वैल्यू एट फर्स्ट पॉइंट, जो x पहला पॉइंट है आपके पास, इन दोनों का डिफरेंस। और नीचे क्या आता है, उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस, जैसे यहाँ पे t माइनस t1 था, यहाँ पे x माइनस x1। ओके, और जब आप इसको चेंज, जब आप इसको अगर इस पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे अगर आप इसको इस फॉर्म में देखें कि हम क्या कहते हैं कि ये x1 और x जो है दोनों बेसिकली आपस में करीब है, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस जो है बहुत छोटा है, उसको मैं डेल्टा s का नाम दिया था। तो अगर आप इस पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करना चाहें तो बेसिकली आप कहते हैं कि दिस x1 इज अप्रोचेस टू x, मतलब कि अगर हम लिमिट इन सेंस ऑफ x1 लगाएं तो हम इसको लिखेंगे लिमिट this x1 is basically is very close or approaching to point x। so जब हम लिमिट लगाएंगे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अगर आप डायरेक्टली इसकी बात करें, लेकिन अगर इसको आप कन्वर्ट कर दें कि हमने लास्ट में देखा था कि t1 की जगह हमने कहा था कि बेसिकली t1 जो था वो आपके पास कैसे आता है, वो आपके पास t प्लस इनटू अ स्मॉल आपके पास चेंज डेल्टा t, लेकिन यहाँ पे x1 है तो दिस बिकम्स x1 विल बी इक्वल टू द इनिशियल वैल्यू आपके पास पॉइंट था x प्लस अ वेरी स्मॉल चेंज डेल्टा x। तो यहाँ पे x की जगह x1 की जगह आप क्या पुट कर देंगे, x प्लस डेल्टा x, और जब आप ये पुट करते हैं तो नीचे आपके पास क्या है x माइनस x1 बेसिकली योर डेल्टा x, तो आपके पास डेल्टा x आ जाएगा। और जब आप लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर कि ये आप डेल्टा x कह रहे हैं कि वेरी स्मॉल वैल्यू और ये बहुत छोटी वैल्यू है, हम क्या कहते हैं इसको लिमिट से शो करते हैं कि लिमिट अप्लाइंग डेल्टा x टू 0, तो दिस बिकम्स योर डिफरेंशिएशन। ये आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई, और इसको आप मैथमेटिक्स में इस सारी चीज को आप dy ओवर dx लिखते हैं, और dy ओवर dx बेसिकली क्या आपके पास ये कोशेंट नहीं है बल्कि ये डेरिवेटिव की बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है, और इसको आप f डैश ऑफ x मतलब कि f प्राइम ऑफ x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंट बुक्स के अंदर इसकी डिफरेंट नोटेशंस है। तो अगर ये चीज आप किसी फंक्शन की बना लेते हैं तो आपको इस चीज की जगह आप dy ओवर dx लिख सकते हैं या उसको f डैश ऑफ x लिख सकते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन होती है
बेसिकली जो असल में हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पढ़ा है वही आपकी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है। तो यहाँ वो यही कह रहा है कि अगर आपके पास किसी फंक्शन पे कोई लिमिट जो है एग्जिस्ट कर जाए, जो आपने अभी डिफाइन की है, कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करते हैं तो हम उसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी कहते हैं, जिसे आप डेरिवेटिव कह रहे हैं, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब कि जिसके लिहाज से आप चेंज देख रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज एक्स इज चेंजिंग, सो यू से दैट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप उसको दे रहे हैं, और एफ डैश ऑफ एक्स आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको पढ़ते क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स। सो दिस इज बेसिकली योर डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये सारा प्रोसेस जिसमें आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, द होल प्रोसेस इन व्हिच यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सो यहाँ से आपने देखा कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो ये बेसिकली हमने जो जनरल उसका एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है उसको देखा है कि आपके पास वो किस तरह आप डिफरेंशिएशन को डिफाइन करते हैं और कहाँ से बेसिकली स्टार्ट होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि असल में जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे तो आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, और इसको हम जो पहला मेथड यूज करेंगे इसको आप बाय डेफिनेशन कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय डेरिवेटिव और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और यू कैन से ab-initio मेथड। सो दिस इज y इज इक्वल टू fx, आपको कोई फंक्शन गिवन होगा, आप क्या करेंगे जहां x होगा उसमें चेंज कर देंगे डेल्टा x, और आपको पता है कि जब x में चेंज आती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग y में भी चेंज आती है, तो आप कहेंगे कि जो y में चेंज आई है वो डेल्टा y आई है। तो आपके पास फर्स्ट स्टेप होगा कि आप जहां जहां x होगा फंक्शन में उसके साथ आप डेल्टा x लिख देंगे, और इसके साथ ही जो y फंक्शन होगा उस पर डेल्टा y लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, बेसिकली आपने जो चीज राइट लेफ्ट साइड पे फॉर्म करनी है वो है डेल्टा y ओवर डेल्टा x, एंड आपने क्या करना है इस पे लिमिट अप्लाई करनी है कि लिमिट डेल्टा x अपर टू 0। तो ये मुझे जो है लेफ्ट साइड पे मैंने ये चीज फॉर्म करनी है, और उसके बाद जो राइट साइड पे जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा, वो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ जाएगा, वो डेरिवेटिव आ जाएगा। सो डेल्टा y आपको चाहिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, तो आप y को वहां जाके माइनस करते हैं, तो यहाँ पे y आके माइनस हो गया। सो y यहाँ पे माइनस हो गया सेकंड स्टेप। अब y क्या था, y is equal to f of x, तो आप क्या करेंगे y की जगह f of x वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इज योर सेकंड स्टेप कि आपने वहां जाके y को माइनस किया और y की जगह आपने असल में y फंक्शन के इक्वल था तो फंक्शन की पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब मैंने आपसे कहा कि हमने डेल्टा y ओवर डेल्टा x फाइंड करना, तो यहाँ मुझे डेल्टा x लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा इसको डिवाइड करूंगा बोथ साइड पे डेल्टा x से। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा डेल्टा x पे, ये आपके पास लेफ्ट साइड हो गई और ये आपके पास राइट साइड हो गई। ओके, नाउ हमने क्या किया है कि हमने इस चीज को डेरिवेटिव बनाने के लिए अभी एक चीज की कमी रह गई है, वो क्या है कि इस पे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा। लिमिट क्या अप्लाई करूंगा, कि अप्लाइंग लिमिट के डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। जब मैं ये अप्लाई कर दूंगा, ये लेफ्ट साइड है ये कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास डेरिवेटिव के अंदर, और आपके पास ये चीज जो है ये आपके पास डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के। तो अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड दैट इज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, कि आपके पास डेल्टा x बहुत स्मॉल इंटरवल है, मतलब कि आप इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसका, तो दिस बिकम्स delta x approaches to 0 limit and delta y over delta x, and this is right side delta x approaches to 0 और fx plus जो आपके पास सेम आपके पास जो चीज आपके पास आ गई। तो दिस जो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो चीज है इसको हम क्या कहते हैं dy over dx से लिख सकते हैं, या इसको हम f dash of x लिखते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ये जो आपके पास लेफ्ट साइड चीज बन गई है ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बन गया, और जो उसका आंसर आएगा वो आपके पास राइट साइड पे आएगा आफ्टर सॉल्विंग। So this is your derivative of function dy over dx को आप लिखते हैं और normally f dash of x भी लिखते हैं। So this symbol is used to derivative of y with respect to x। यहाँ पे आप देखते हैं कि y जो बेसिकली जो फंक्शन था वो x पे डिपेंड कर रहा है। So हम जिसके लिहाज से फंक्शन चेंज हो रहा है वो उसी के लिहाज से हम इसको डिफाइन करते हैं कि y with respect to x है। जो चीज हमारे पास ऊपर होगी वो आपके पास इंडिपेंडेंट होगा, और जिसके लिहाज से चेंज हो रहा होगा वो उसकी इंडिपेंडेंट आपके पास होगा। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि s जो था वो t पे डिपेंड कर रहा था, तो उसको हम डिफाइन करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। सो दिस इज बेसिकली और ये आपको कह रहा है ये क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली आपके पास एक सिंबल है डेरिवेटिव का, और वो y डैश पे आप उसको डिनोट कर सकते हैं, या f डैश ऑफ x रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। तो डिफरेंट मैथमेटिक्स जो आपके पास मैथमेटिशियंस थे उसने डिफरेंट सिंबल्स यूज किए हैं। आपके जो लेबनीज था उसने इसको कहा कि आप इसको डिफरेंशिएशन को इस तरह लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को। न्यूटन ने कहा कि इस तरह आप लिख सकते हैं, और लैग्रांज ने आपको कहा कि आप इस तरह को शो कर सकते हैं डेरिवेटिव फंक्शन को, और कॉचे ने आपको कहा कि इस तरह। तो दे आर डिफरेंट नोटेशंस फॉर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डिफरेंट बुक्स में आपके पास डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं, तो ये आपने परेशान नहीं होना, तो ये सारों का मतलब एक ही है। So this is the rate of change। जो आपके पास एवरेज रेट होता है वो आपने देखा कि आपके पास चेंज जो आपके पास जो भी चेंज होगा टोटल चेंज ओवर जो इंटरवल आप देख रहे हो उसके दरमियान जो आपके पास रेशियो होती है वो एवरेज रेट होता है।
इस तरह इंस्टेंटेनियस केस क्या होता है, जो आपके पास जो इंटरवल होता है उसको आप बहुत जो है स्मॉल कर दें और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें कि दिस एच जो आपके पास है वो इंटरवल जो है वो इक्वल टू 0 मींस ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, देन दिस बिकम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और इसी को आप डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं। Okay, so this is about derivative of function. So now we will solve derivative of function, or we will find the derivative from definition, by definition, or you can say by first principle, or you can say by ab-initio method. So ये तीन आपके पास नेम है और तीनों का मतलब आपके पास एक ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसका हम पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है आपके पास कि find by definition the derivative of x with the following. With respect to x आपने फाइंड करना है, मींस x जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे और जो है y जो है आपके पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन होगा, ये आपके पास फंक्शन गिवन है 2x + 1, इसको आपने लेट कर लेना कि दिस इज इक्वल टू y। आपको पता है कि बेसिकली y is equal to f of x होता है, तो हमने इस फंक्शन को y के इक्वल ले लिया। दिस इज ऑलवेज योर फर्स्ट स्टेप that you will let the given function equal to y। तो आपने पास अब हमने क्या डिस्कस किया था कि असल में हमने क्या करते हैं कि x में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे ये 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, ऊपर x के ऊपर स्क्वायर है, हमें जो ऊपर पावर है उससे कंसर्न नहीं, हमें x में चेंज करना है। सो दिस टू विल बी देन एज दिस हैव सेम, और x में चेंज आप x प्लस डेल्टा x और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज सिर्फ आपने x में चेंज किया, तो आपने x प्लस डेल्टा x किया और होल स्क्वायर आ गया और प्लस 1 एज इट इज आ गया। और हमने डिस्कस किया कि जब x में चेंज करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग y में भी चेंज आएगी, उसको आपने कहा कि y विल बी y प्लस डेल्टा y, तो आफ्टर चेंजिंग जो आपके पास आया वो y प्लस डेल्टा y आ गया। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ अब हमने क्या किया है, सेकंड स्टेप में आपके पास हमने डेल्टा y को लेफ्ट साइड पे रखा है और y को हम ले गए राइट साइड पे। व्हेन यू जब उसको राइट साइड पे ले गए तो दिस बिकम्स -y। ओके, नाउ जो आपके पास y था वो बेसिकली आपने लेट किया हुआ था, वो इक्वल टू फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप में y की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे, बिकॉज़ y इज इक्वल टू 2x + 1, तो आपने y की जगह यहाँ पे 2x स्क्वायर - 1 यहाँ वैल्यू पुट कर दी। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर है ऊपर, तो यू विल सिंपलीफाई दिस। आप पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, जहाँ तक सिंपलीफाई होता है, तो दिस इज a + b स्क्वायर, सो x स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, तो आपने ये स्क्वायर ओपन कर लिया आपने, और योर +1 विल बी लाइक, ये आपके पास +1 और -y आपके पास ये आ गया, ये +1 और ये -y आपके पास कैंसिल हो गया। नाउ देयर इज 2 आउटसाइड द ब्रैकेट, आप 2 से मल्टीप्लाई करें, फ्रॉम 2x स्क्वायर + 4x + डेल्टा x + 2x डेल्टा x स्क्वायर - 2x स्क्वायर, सो दीस -2x and प्लस विल आल्सो कैंसिल होगी, आपके पास कैंसिल होगा। आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, जहाँ तक सिंपलीफाई होगा, सो आफ्टर सिंपलीफाइंग यू विल गेट दिस रिजल्ट 4x डेल्टा x + डेल्टा x के। नाउ अब आपके पास क्या था, हमने लेफ्ट साइड को बेसिकली वही फॉर्म जनरेट करने जो हमारे ज़हन में, तो हमने यहाँ पे पहले डेल्टा x लेके आना है, तो मैंने क्या किया, इसको डेल्टा x से डिवाइड कर दिया ऑन बोथ साइड। यहाँ से उसने देखा डेल्टा x कॉमन ले लिया दोनों में से, जब डेल्टा x कॉमन ले लिया, अगर ना भी है तो आप उसको डेल्टा x से दोनों से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम ही वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इजी कर लिया, उसने डेल्टा x कॉमन ले लिया। Now when you divide by delta x on both sides, you will get left side delta y over delta x, and this becomes 4x and this is 2 delta x, मतलब कि एक delta x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये रिजल्ट। Now ये आपके पास आ गया थर्ड स्टेप। Now the fourth step will be you will taking limit on both sides and limit will be limit delta this delta x up to 0, मतलब कि इस इंटरवल को आपने स्मॉल करना है, तो आपने लिमिट का यूज किया, तो लिमिट आपने अप्लाई की ऑन बोथ साइड। नो, ये चीज लेफ्ट साइड सॉल्व नहीं करेंगे, ये बेसिकली आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव dy/dx, और राइट साइड पे आप वो लिमिट अप्लाई करेंगे। सो दिस इज डेल्टा x इक्वल टू 0, तो लिमिट अप्लाई करने से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जहां पे डेल्टा x हो वहां पे 0 पुट करते हैं। सो इन फर्स्ट वैल्यू देयर इज नो डेल्टा x, सो 4x वैसे ही आपके पास आ जाएगा, बट देयर इज डेल्टा x हियर इन सेकंड वैल्यू, तो सेकंड टाइम में डेल्टा x आपके पास इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस डेल्टा x की जगह क्या करना है, आपने 0 पुट करना है, बिकॉज़ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 है। तो जब लिमिट हम अप्लाई करते हैं तो हम डायरेक्टली वही वैल्यू पुट कर देते हैं जिसको लिमिट अप्रोच कर रही होती है, तो लिमिट अप्रोच कर रही है 0 पे, तो आपने यहाँ 0 वैल्यू पुट कर दी, तो 2 0 0 ये आपके पास 0 हो गया, तो दिस बिकम dy/dx इज इक्वल टू 4x, मींस जो आपके पास डेरिवेटिव है फंक्शन का वो आपके पास क्या है, गिवन फंक्शन का 4x आपके पास आंसर आया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेसिकली dy था, तो dy y बेसिकली किसके इक्वल है, आपके पास y आपके पास इक्वल है गिवन फंक्शन को क्या है 2x के +1, तो उसको आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 4x। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन।
तो दीज आर द 4 बेसिक स्टेप्स जिसको आपने हमेशा जो है जब आपने फर्स्ट प्रिंसिपल या आपके पास बाय डेफिनेशन आपने फाइंड करना है डेरिवेटिव, तो ये 4 आपके पास स्टेप्स होंगे, इन्हीं को आपको फॉलो करना है और इसी से आपके तमाम पार्ट सॉल्व होंगे। ऑलवेज ये इनको फॉलो करते हुए आप बाकी क्वेश्चंस को भी, बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। Now we will discuss the second part. There is a different function. आपके पास different functions given होंगे और हमने same procedure पे इसको हमने जो है solve करना है. This is now the function given is 2 minus square root of x. So square root is involved. So there is a different function. सबसे पहले आप उसको let करेंगे y के. First step will be you will let the function is equal to y. Now अब यहाँ पे x involved हो रहा है square root के अंदर. तो हम क्या करेंगे, x में change लानी है. तो x में x plus delta x यहाँ पे square root के अंदर ही आएगा और यहाँ y में जो change आ गई, this become y plus delta y. y वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, then put the value of y is basically is equal to your function, this is 2 minus delta square root of x, तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी. नाउ आपके पास ये 2 मौजूद है और ये वाला और ये आपके पास जब आप y की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2 दिस विल बी कैंसिल आउट. तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस square root of this is plus x square root of x और minus square root of x plus delta x. इसको आप चेंज किया, प्लस को आप फर्स्ट लिख दिया और उसको माइनस. अब आपके पास ये स्क्वायर रूट में आपके पास वैल्यूज हैं या कोई फंक्शन है, तो आपको पता है कि बेसिकली जब स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना होता है या हमें सॉल्व करना, तो हम क्या यूज करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, हम इसको रैशनलाइज करते हैं. ये आपके पास लेफ्ट साइड पे डेल्टा वाई है, तो हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे जहां तक होता है, उसके बाद फिर हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे. ये आपने पहले सिंप्लीफाई करना है जितना आपसे सिंप्लीफिकेशन होती है किसी भी पार्ट की. तो ये हमारे पास था वैल्यू, उसको हमने बाय रैशनलाइजेशन हमने क्या किया, इसके को साइन चेंज करके इससे मल्टीप्लाई और इसी का साइन चेंज करके इससे डिवाइड किया. ऊपर देखिए आपके पास ये है a minus b, ये है a plus b, so this becomes a square minus b square. ये ऊपर वाला ये फॉर्मूला बन गया a square, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस और सेकंड टर्म का स्क्वायर b square. सो नीचे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x ये आपके पास मौजूद है. जब ऊपर आप स्क्वायर्स के साथ स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो आपके पास x माइनस डेल्टा x आपके पास बच गया और आपके पास माइनस डेल्टा x ऊपर है और नीचे आपके पास x प्लस x डेल्टा रूट प्लस डेल्टा x आपके पास ये स्क्वायर रूट के अंदर है सारी वैल्यू. अब आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, थर्ड स्टेप में डायरेक्टली दोनों आपने चीजें कर ली, डेल्टा x से डिवाइड भी कर दिया और लिमिट भी ले ली डेल्टा x. आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, एक स्टेप में यहाँ किया हुआ है, इट्स अप टू यू कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप दोनों स्टेप पर भी कर सकते हैं. तो हमने डेल्टा x से डिवाइड किया बोथ साइड पे. अब आप देखें ऊपर ये डेल्टा x माइनस डेल्टा x मौजूद था, तो दिस माइनस डेल्टा x विल बी कैंसिल आउट माइनस डेल्टा x, दिस बिकम -1 और नीचे आपके पास जो डेल्टा x है वो आपके पास एक डेल्टा x आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर और लिमिट अप्लाई की. अब लेफ्ट साइड पे लिमिट तो अप्लाई करते हैं, वो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है और ये चीज आपके पास जो डेल्टा x है यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे इसकी जगह आप क्या करेंगे, डेल्टा x सपोज कर रहा है 0 को तो 0 पुट करेंगे, तो दिस बिकम 0. सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट आपके पास क्या आंसर आया, दिस बिकम -1 ऊपर और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये दोनों ऐड होकर क्या बन गया आपके पास -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. जो आपके पास ये फंक्शन था उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या है, वो डेरिवेटिव आया आपके पास -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन. तो फंक्शंस चेंज होंगे, स्टेप्स आपके सेम है, द 4 स्टेप्स वी डिस्कस, उनको फॉलो करके आपने उसको फाइंड करना है. तो आई होप कि आपको समझ आई होगी इन चीजों की. Similarly, there is one also this part 1 over square root of x on the same line, ये भी हम इसको सॉल्व करेंगे, बट here आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास स्क्वायर रूट में है, तो आपके पास और स्क्वायर रूट आपका डिनोमिनेटर में है. देन आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप विल बी सेम. आपके पास जो पहला स्टेप है y के बराबर फंक्शन को लेट किया, देन इस चेंज x के अंदर चेंज आएगी, स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट के अंदर आप डेल्टा x लिखेंगे और डेल्टा y यहाँ पे आ गया. डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, y वहां जाके माइनस हुआ और y किसके इक्वल है, y इक्वल है 1/2x, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया. अब ये यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होता, बट दिस इज अ फंक्शन इन द बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ आपके पास ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में. सो ये आपके पास इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या है, आप इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम से सॉल्व हो रहा है, पहले एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये आपके पास ये है सारा एलसीएम आ गया. दिस वैल्यू विल बिकम दिस मल्टीप्लाई विद दिस और ये आपके पास नीचे टर्म इससे मल्टीप्लाई और दिस बिकम x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा ऑफ x. अब आपके पास ये टर्म आ गई. अगेन आपके पास अंडर रूट इन्वॉल्व है, तो फर्दर वी विल रैशनलाइज दिस. हमने क्या किया कि जो आपके पास न्यूमिनेटर का साइन है उसी को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड. अगेन जब आप इस तरह करते हैं तो ऊपर आपके पास क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है और नीचे आपके पास ये दोनों जो हैं
स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ये आपके पास ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपने इनको एज इट इज लिख दिया, आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया। ये आपके पास एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इसको आपने एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख दिया। ओके, और ऊपर वाले को आपने सॉल्व किया है, इस स्क्वायर रूट विल कैंसिल आउट स्क्वायर, दिस बिकम x माइनस x और माइनस डेल्टा x। तो आपके पास डेल्टा x आपके पास ऊपर मौजूद है और नीचे आपके पास ये डिनोमिनेटर में आपके पास दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है। अब आपके पास क्या है, आप डेल्टा x से डिवाइड करते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं। सो व्हेन यू डिवाइड विद डेल्टा x, आपके पास ऊपर डेल्टा x मौजूद है, तो डेल्टा x विल बी कैंसिल आउट बाय डेल्टा x, ऊपर आपके पास -1 रह गया और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट में डेल्टा x है। तो अब यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा x यहाँ पे आपके पास यहाँ भी 0 आ जाएगा वैल्यू, एंड दिस इज आल्सो बिकम 0। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, जब आप इसको 0 पुट कर देंगे यहाँ भी और यहाँ भी, देन आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट -1 स्क्वायर रूट ऑफ x और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x एंड इनटू आपके पास ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। सो दिस स्क्वायर रूट ऑफ x will multiply with this will become this x, मतलब स्क्वायर रूट आपके पास x और दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दिस बिकम्स 1/2 into 1/2 पावर 1 हो गई आपके पास, प्लस होगी पावर 1/2 प्लस 1/2 और x, आपके पास आंसर आ गया x। और दिस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x बिकम 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। और जब आप नीचे वाले x को सॉल्व करेंगे, एक x की पावर 1 है और एक x स्क्वायर रूट के अंदर है 1/2 है, तो दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे they are same basis or multiplying, so power will be add up, this become 3/2. So this is your final answer, -1/2 x power 3/2 is your derivative of a given function, that is 1 over square root of x. So on the same line बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है जो आपने करनी है खुद, और बाकी जो आपके पास स्टेप्स हैं वो सेम स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। तो इसी के ऊपर बेटा आपकी जो प्रैक्टिस वर्क है, दो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के अंदर गिवन है, एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 उसको आपने डिस्कस करना है और उसको सॉल्व करना है खुद, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने लाजमी शेयर करना है, इंशाल्लाह हम उसको फर्दर देख लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी। और हमारा जो आज है, मैं एक वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन के बारे में, तो वीडियो देखें आप, इससे मजीद आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी कि बेसिकली डिफरेंशिएशन में आप लोग क्या चीज़ सीखते हैं और आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। If you remember, Nora was puzzled over how to find the instantaneous speed of the ball. She wanted to know the speed of the ball at the instant it was at position B. In this video, we will see that the answer to this question gives rise to one of the central idea of calculus called differentiation. And this idea is built upon the idea of limits that we discussed earlier. Anyway, do you remember the difficulty we faced in finding the instantaneous speed? If an object is traveling with a constant speed, we can easily determine its speed at any instant of time. At every instant, the speed will be the same. It will be equal to the total distance traveled by the ball divided by the total time taken to cover that distance. But we know that in reality, as we drop the ball, its speed keeps on increasing. So in our case, this formula only tells us the average speed of the ball. If we blindly apply this formula to find the instantaneous speed at position B, we will get the answer to be 0 over 0, which doesn't make any sense. So how should we approach the problem? At the moment, we only know how to find the average speed of an object. So let's play around with this concept and see if we can find any headway. Nora had earlier figured out the average speed of the ball after it started its motion and reached midway at position B. It turns out to be 50 centimeters per second. Now can you tell me, what does this average speed tell us? It means that on an average, the speed of the ball is 50 as it travels this distance. We could think of it as a ballpark figure that gives us an idea of the speed in this duration. Now let me ask you an easy question. We know that the speed of the ball initially is 0. And we know that the average speed in this time duration is 50. So what can we tell about the instantaneous speed of the ball at position B? Which of these options will be correct? Intuitively,
we can say that it'll be greater than 50. Why so? We know that as the ball falls, its speed keeps on increasing from 0 till it reaches the floor. So for some initial part, it will be less than the average speed. Hence, after some point, the ball has to speed up and travel with a speed greater than the average speed. Hence, its speed as it reaches point B will definitely be greater than 50. To understand this point, you could look at a set of horizontal bars like this with increasing lengths. If I tell you that the average length of these bars is 50 and the length of the first bar is 10, then you'd be sure that the length of the last bar will definitely be more than 50. Only then will you get the average as 50. Let's come back to our problem now. Now let's say we find where the ball is half a second after we drop it. The information we have is that it covers a distance of 12.5 centimeters and reaches this position C. You could be wondering, from where do we get these values? Don't worry about them for now. Ideally, we can experimentally determine them, but we have calculated them using some equation. And for the ease of calculation, I have taken the acceleration due to gravity to be 1 instead of 9.8 meters per second squared. Now let's get back and calculate the average speed of the ball between the starting position A and C and also between positions C and B. Here are the formulae for average speed. Can you calculate these values? The values turn out to be 25 and 75 respectively. So now the picture is a little clearer. Now the average speed between these 2 points is 75. So what can we tell about the ball speed at position B? Based on the concept we saw earlier, the ball speed at B will actually be greater than 75. How? Because we know that as the ball falls, its speed increases continuously. So the ball speed at B will be greater than at C. And therefore, to cover this distance in half a second, its speed will cross the average at some point between B and C. With the information given, we've concluded that the instantaneous speed of the ball at B will be definitely greater than 75. We still haven't got the answer to the instantaneous speed of the ball at position B. And how do we get that answer? For that, let's ask ourselves a question. What happens after the ball crosses position B? It's obvious that at any point below B, the ball's speed will be greater than its speed at B. And that tells us something even more interesting. If we find the average speed between position B and some point D below it, we will know that the instantaneous speed at B will be less than this value. So if the average speed of the ball between B and D is say 112.5, then we can say that the instantaneous speed of the ball at B will be definitely lesser than this value. What we're trying to do here is get a range. We will continue this in the next part. Our goal is to find the instantaneous speed at B, and we know that it's greater than 75. Now we are given some more information about what happens after the ball crosses position B. At time t equals 1.25 seconds, the ball is at the position D, which is 28.125 centimeters below position B. Now let's find the average speed between B and D. Can you try it? It turns out to be 112.5. And what does this tell us? As we saw before, it means the instantaneous speed of the ball at B will be definitely less than this value. So we get the speed of the ball at B to be somewhere between 75 and 112.5. We're getting closer to the answer of finding the instantaneous speed of the ball at position B. It will be between these two numbers. Let's proceed further and find the average speed of the ball between point B and points closer to it.
We are given some more information here. We see that the ball is at positions E and F at 0.95 seconds and 1.05 seconds respectively. Let's try calculating the average speed in these two regions. The calculations gives us these two values, 97.5 and 102.5. The instantaneous speed at B will be between these two values. Now we see that we have an even better estimate of the instantaneous speed at B. Did you get the idea? What should be our next step? That's right. We should find the average speed values between points B and the positions closer to B. So as we calculate the average speed values closer and closer to position B, we get closer to the actual speed of the ball at B. We see that these numbers approach the number 100, from the top as well as from the bottom. If we continue to calculate the average speed in even smaller intervals, we will get even closer to the number 100. So we can conclude that the instantaneous speed of the ball at B will be 100 centimeters per second. This is the basic idea. We get closer and closer to the answers with this approach. We see that the average speed approaches a number, which will be the speed of the ball at position B. This process is called the limit process. We say that in the limit this time interval gets closer and closer to 0, the average speed of the ball approaches the instantaneous speed of the ball. Nora's problem is now resolved. She knows a way to find the instantaneous speed of an object. She realizes that understanding calculus is easy. It's just our knowledge of algebra stretched to a limit. Now let me tell you that this is the basic idea on which the concept of differentiation is based. What do we mean by it? The speed of an object measures how its position changes with respect to time. It's nothing but the rate of change of the position of the object. What we did here near point B is that we looked at how the position of the ball changes in very small time intervals. And then we found the instantaneous speed of the ball at B. The process by which we found this rate of change at an instant is called differentiation. We will see that the differentiation helps us in analyzing how things change. Using the concept, we can find the instantaneous rate of change of any quantity. We will learn more about it in our upcoming videos. So this is about differentiation. I hope कि आपको वीडियो समझ आई होगी. वीडियो में बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है आपको कि बेसिकली डिफरेंशिएशन और किस तरह बेस कर रहे हैं. तो आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह बेटा आप इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो ये दे पाएंगे कि जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या चीज़ होती है और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होता है और आपके पास डेरिवेटिव को हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं. ये सारी वो चीज़ें जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस की हैं. आपने ये लेक्चर बेटा अच्छी तरह जो है जो क्वेश्चन हमने किए उनकी प्रैक्टिस करनी है और जो कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आपने वो शेयर करनी है. इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.